एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल राइट। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट 5 है। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट्स देख लिए होंगे, अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से व्लादिमीर लेनिन का जो आइडिया था वो काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ था पूरे यूरोप में। एंड सिर्फ उसी की वजह नहीं थी, बल्कि लोगों में भी टोटली चेंज करने का एंड मोनार्की को फाइनली हटाने का बहुत ज्यादा गुस्सा था। लेकिन एट द एंड हम देखते हैं दोबारा से कंजर्वेटिव्स ही पावर को रूल करते हैं। सो हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि यूरोप में एक्चुअली क्या हुआ एंड जो यूएसएसआर का इमर्जेंस हुआ था उससे क्या फर्क पड़ा। दिस इज आवर टॉपिक, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो हमने देखा था सिविल वॉर हो गया था रशिया में, एंड इसी के होते हुए जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, बैंक्स थे, उनको तो नेशनलाइज कर ही दिया था। एंड इस टाइम पेशेंट्स को भी परमिशन मिल गई थी लैंड्स पे कल्टीवेशन करने की, क्योंकि अब लैंड को भी सोशल प्रॉपर्टी बना दिया गया था। एंड इस टाइम पे कौन था? बोल्शेविक पार्टी थी व्लादिमीर लेनिन की। सो हमारे सेकेंड पॉइंट में भी यही बताया हुआ है कि सेंट्रलाइज प्लानिंग का जो आइडिया था इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जितने भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने देखा कि इकोनॉमी पे कैसे काम किया जाए, कैसे वर्क आउट किया जाए, एंड इसी के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने 5 ईयर पीरियड्स का टारगेट्स बनाया। तो इस 5 ईयर टारगेट में क्या था वो हम आगे देखेंगे। तो इसी के बेसिस पे इसको क्या कहा जाने लगा? 5 ईयर प्लान्स। अभी जितने भी चीजें हैं, जितने भी चेंज हो रहे हैं, ये इकोनॉमिक सेक्टर में हो रहे हैं एंड उसकी डेवलपमेंट के लिए हो रहे हैं। इन प्लान्स में क्या हुआ था? गवर्नमेंट ने प्राइजेस को फिक्स कर दिया था ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो प्रमोट हो। एंड ये बातें किसमें हमें मिली हैं? 2 प्लान्स में। जो फर्स्ट 2 प्लान्स हैं आउट ऑफ 5, उनमें हमें ये बात मिली है कि प्राइजेस को फिक्स कर दिया गया था। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज भी हुआ था बिटवीन 1929 एंड 1933। जैसे कि ऑयल, कोल एंड स्टील के केसेस में 100% प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। एंड अब नई फैक्ट्रीज, नई सिटीज इमर्ज हो रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इतना रैपिड कंस्ट्रक्शन जो था उसकी वजह से वर्किंग कंडीशंस के या वर्किंग क्लास के जो लोग थे वो काफी ज्यादा पुअर होने लगे एंड वर्कर्स को काफी ज्यादा हार्ड लाइफ जीनी पड़ती थी। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? लोगों ने काम करना छोड़ दिया। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क, और ये सिर्फ पहले साल में ही हुआ था जब ये प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। सो ये सब कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज की बातें थी। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो स्कूलिंग सिस्टम जो था वो डेवलप किया गया था एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम बेसिकली। फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीसेंट जो थे उनके लिए अरेंजमेंट किया गया था ताकि वो यूनिवर्सिटीज में एंटर करें। काफी सारे पब्लिक हेल्थ केयर भी प्रोवाइड किए गए जो कि चीप भी थे। एंड अब वर्कर्स की जो लिविंग कंडीशन थी या जो रेसिडेंशियल एरिया हमने पहले देखा था, अब वहां पर भी मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए थे। लेकिन ये जो इफेक्ट्स थे, जो चेंजेस थे, अभी भी थोड़े बहुत अनइवन थे क्योंकि गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे। नाउ इन सारी सिचुएशन से एक न्यू आइडिया या एक न्यू टर्म निकल के आता है, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। हमने देखा कि इकोनॉमिक सेक्टर में काफी ज्यादा ऊंच नीच सी हो रही थी। मतलब प्लान तो बनाए गए थे बट वो प्रॉपरली नहीं चल पाए। सो इसी टाइम पीरियड में ये जो प्लान्ड इकोनॉमी थी ये कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए एक डिजास्टर बन गया। सी हुआ क्या था? 1927 एंड 1928 के दौरान सोवियत रशिया के जो टाउन्स थे वहाँ काफी ज्यादा ग्रेन सप्लाईज की प्रॉब्लम चल रही थी। एंड व्लादिमीर लेनिन के बाद स्टालिन जो थे वो पार्टी को हेड कर रहे थे, वो उसके लीडर थे। तो इन्होंने एक नया इंट्रोडक्शन किया। किस चीज का? इमरजेंसी मेजर का। ये कहते थे, बल्कि ये सोचते थे, इनका बिलीव ये था कि जो रिच पीसेंट्स हैं, जो अच्छे अमीर पीसेंट्स हैं और ट्रेडर्स हैं जो स्पेशली कंट्री साइड में रहते हैं, उन्होंने जरूर स्टॉक कर रखा है फूड ग्रेन्स को एंड वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं उसको, स्टॉक को पकड़ के रखे हुए हैं। किस वजह से? ताकि वो उसको बाद में हाई प्राइसेस पे बेच सके। सो ऐसी सिचुएशन होने की वजह से गवर्नमेंट्स के लोग उन एरियाज को जहाँ पर प्रोडक्शन होती थी, एग्रीकल्चर होता था, वहां पर सुपरवाइज करने जाने लगे। वो देखते थे कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा या कोई स्टॉक तो नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत जो भी सप्लाई हो रहा है वो ठीक मैनर में है या नहीं। लेकिन शॉर्टेज जो था वो कंटिन्यू चलता रहा। तो इसमें एक डिसीजन लिया गया
टू कलेक्टिवाइज फार्म। शॉर्टेज को देखते हुए ये नया डिसीजन था कि अब से कलेक्टिवाइज फार्मिंग होगी। तो 1917 के बाद जो लैंड्स पीजेंट्स को दे दी गई थी, तो उन लैंड्स पे जो पीजेंट्स ने स्नीज कर ली थी उन पे कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था, और वो जो फार्म थे वो मॉडर्नाइज ही नहीं हो रहे थे, बिकॉज अब ये पीजेंट्स के अंडर चल रहे थे और वो उसको ठीक से लुक ओवर नहीं कर रहे थे। तो मॉडर्न फार्म बनाने के लिए एंड इंडस्ट्रियल लाइन एंड मशीनरीज के साथ इसको चलाने के लिए ये जरूरी था कि स्टेट अपने कंट्रोल में कर ले ये सारी लैंड्स, एंड जितने भी लार्ज फार्म थे वो स्टेट के कंट्रोल में आने शुरू हो गए। एंड 1929 तक पार्टी ने फोर्स किया पीसेंट्स को कि वो कलेक्टिव फार्म में ही कल्टीवेशन करें, जिसको कोलखोज भी कहा गया। ठीक है, पीजेंट्स ने ऐसी लैंड्स पे काम भी किया कलेक्टिव वे में, एंड देन इनका प्रॉफिट भी शेयर हुआ, लेकिन अगेन पीजेंट्स जो थे उससे अनसेटिस्फाई थे। इसी वजह से पीजेंट्स ने अथॉरिटी के खिलाफ एक्शन लिया और जितनी भी अपनी लाइफ स्टॉक थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब पार्टी ने गवर्नमेंट में देखा तो ऐसे पीजेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया गया, एंड जिन्होंने कलेक्टिवाइजेशन के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेस की थी उनको पनिश किया गया। काफी सारों को डिपोर्टेड कर दिया गया एंड एक्साइल कर दिया गया। सो दैट वाज द सिचुएशन। नाउ इनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर एंड इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन को भी अलाउ कर दिया था, लेकिन ऐसे कल्टीवेटर्स के साथ थोड़ा अजीब ट्रीट किया जाता था, बेसिकली अनसिम्पैथेटिकली ट्रीट करते थे। सो आगे हमें ये पता चला ये जो कलेक्टिवाइजेशन का जो स्पिरिट था, आइडिया था, वो ज्यादा काम नहीं किया, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई थी। इनफैक्ट 1930 एंड 1933 तक काफी ज्यादा बैड हार्वेस्टिंग भी हुई, जिसकी वजह से सोवियत हिस्ट्री में एक डिवास्टेटिंग फैमिन भी आया जिसमें अराउंड 4 मिलियन डेड हुए थे। जस्ट इमेजिन। तो कुछ अच्छा तो हुआ नहीं इन आइडियाज से, लेकिन बुरा जरूर हो गया। सो इस कंडीशन में स्टालिन एंड जो उनके सपोर्टर्स थे, सिंपैथाइजर्स थे, ये जितना भी कुछ था उसको चार्ज किया विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। तो ये सारी सिचुएशन थी। अभी भी हमें देखने को मिला है कि एंडिंग अच्छी नहीं हुई। सो हमारी इस पूरी हिस्ट्री में रशियन रिवॉल्यूशन की ये हमारा एंड था। इवन मैं कहूँ तो कभी भी हर चीज सही नहीं भी होती। मेनली सोसाइटीज में कुछ कुछ अनइवन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो रिसोर्स का हो या किसी भी चीज का। ओके, ये हमारा टॉपिक था, यहाँ पर एंड हो गया है। अब हमें देखना है हमारे रशियन रिवॉल्यूशन का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा था वर्ल्ड पे, एंड यूएसएसआर का क्या हिस्ट्री रहा। देखो, हम जो पूरा यूरोपियन हिस्ट्री अभी देख रहे थे उसमें जो सोशलिस्ट पार्टीज थी यूरोप की, उन्होंने पूरी तरीके से बोल्शेविक को पावर नहीं दिया था कि लाइक बोल्शेविक पावर ले ले एंड वही चलाएगी पूरे में, ऐसा नहीं था। अभी भी अलग अलग पार्टीज एग्जिस्ट थी, अलग अलग पार्टीज की आइडियाज एंड थिंकिंग भी प्रोसेस में थे एंड एग्जिस्ट करते थे। जैसे काफी सारी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज बनी थी, लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो अलग अलग पोर्शंस में, अलग अलग कंट्रीज में अभी भी अलग अलग पार्टीज हैं। बोल्शेविक पार्टी जो थी वो कॉलोनियल पीपल्स को एनकरेज करते थे कि वो भी हमारा एक्सपेरिमेंट को फॉलो करें एंड दे विल गेट द इंडिपेंडेंट एंड ऑल। काफी सारे ऐसे थे जो कि यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में एजुकेशन रिसीव कर रहे थे, गेन कर रहे थे, जो कि ईस्ट में थी। एंड यूएसएसआर ने काफी बड़ा चेंज एंड ग्लोबल फेज रहा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड इसने सोशलिज्म को भी एक ग्लोबल फेज एंड वर्ल्ड स्टेचर दिया था। एंड ऐसा नहीं है कि जो यूएसएसआर का गवर्नमेंट का स्टाइल था वो रशियन रिवॉल्यूशन के आइडियल से मिलता था। सबके अलग अलग आइडियाज थे, कुछ चेंजेस या कुछ डिफरेंस जरूर थे। वर्ल्ड में सोशलिस्ट मूवमेंट भी हो रहे थे एंड ये यही कहते थे दैट सोवियत यूनियन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, यहाँ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर तो डेवलप हो रहा है लेकिन पुअर्स जो है वह स्टिल बीइंग फेड। 20th सेंचुरी के एंड में यूएसएसआर की इंटरनेशनल रेपुटेशन जो थी एज अ सोशलिस्ट कंट्री वो डिक्लाइन हो गई, लेकिन हर एक कंट्री में सोशलिज्म का जो आइडिया था वो रीथॉट हो रहा था अलग अलग एंड डिफरेंट टाइम्स पे। सो यही था हमारे पूरे चैप्टर में। इवन ऐसे ही होता है, हमारे आइडियाज, हमारे थॉट्स, उन्हीं को रीशेप करके री इंट्रोड्यूस किया जाता है, री इमर्ज होते हैं वो। फाइन। सो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। डोंट वरी, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू
उन्हें क्लियर कर दूंगी। अदरवाइज आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक या किसी स्पेसिफिक टर्म्स एंड क्वेश्चंस में डाउट हो। I hope you people enjoying watching video. If you like it, so give a thumbs up to it and subscribe my channel for more videos. Thank you so much. Goodbye.